नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर ये खास बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कनाडा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ स्वागत। कनाडा एक्सेस में G7 समिट आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। कहा, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर देंगे जोर। G7 देशों ने साझा बयान जारी कर कहा, ईरान के पास कभी भी नहीं होने चाहिए परमाणु हथियार। साथ ही कहा, इजराइल के पास है आत्मरक्षा का अधिकार। ईरान ने इजराइल पर फिर की मिसाइलों की बौछार। इजरायली पीएम ने कहा, खामनेई के खात्मे से ही आएगी क्षेत्र में शांति। भारतीय दूतावास ने तेहरान में रह रहे भारतीयों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। कहा, बिना फंडिंग के मुमकिन नहीं ऐसे हमले। और सौराष्ट्र और कच्छ में आज मूसलाधार बारिश के आसार। कोंकण, गोवा, कर्नाटक और बंगाल में भी भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली NCR में शुक्रवार तक होगी बारिश। तो आपको बता दें कि कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए हैं। वे छठी बार प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में विश्व के 7 प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। इसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा शामिल हैं। भारत को इस सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो वैश्विक मंच पर देश के बढ़ते हुए कद को दर्शाता है। इस वर्ष का G7 शिखर सम्मेलन वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, AI और भू राजनीतिक तनाव जैसे प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगा। ये देखिए खास रिपोर्ट। सोमवार को जब दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता यहां रॉकी माउंटेन्स ऑफ अल्बर्टा में मिले, तो युद्ध G7 के एजेंडे को डोमिनेट करता रहा। सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में चलता हुआ युद्ध ही नहीं, अब इजराइल और ईरान के बीच में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, वो एजेंडे पे छाया रहा। G7 सम्मेलन को लेकर कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चाहते हैं कि सदस्य देश वैश्विक शांति और सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, रोजगार सृजन जैसे मुद्दों को लेकर सकारात्मक चर्चा करें। लेकिन G7 में पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष और रूस यूक्रेन का संघर्ष हावी रहने वाला है। Der Fortschritt des Irans. This issue, Iran-Israel conflict, will be very high on the agenda of the G7 summit. Am Freitag militärische Ziele. सदस्य देश जारी संघर्ष को खत्म करने को लेकर एकमत नहीं है। वो सिर्फ तनाव को कम करने को लेकर एक संयुक्त बयान जारी करने पर सहमत है। ऐसे में कनाडा संयुक्त बयान के बजाय अध्यक्षीय विवरण जारी करने की कोशिश में है। वहीं G7 के आउटरीच कार्यक्रम में भारत, यूक्रेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे देश 17 जून को हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में कनाडा में। वे G7 देशों व अन्य देशों के साथ साथ वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीकी विकास और नवोन्मेष को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। ये 6वीं बार है जो भारत को गेस्ट कंट्री का आमंत्रण मिला है। ये दिखलाता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है आज की तिथि में दुनिया में। दूसरी बात, G7 के अंदर ही काफ़ी वार्तालाप होगी, काफ़ी चर्चा होगी उन विषयों पर जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा की सुरक्षा हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम हो गया इत्यादि। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शिरकत करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के अलावा प्रधानमंत्री की वैश्विक नेताओं के साथ बायलैटरल मुलाकातें अहम रहेंगी।
उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात, जो एक अवसर प्रदान करेगी दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से नरमी लाने की। कैमरामैन एनएस शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, अल्बर्टा, कनाडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय में काफी खुशी का माहौल है। कनाडा में प्रवासी भारतीयों ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय रहते हैं, भारतीय मूल के लोग रहते हैं कनाडा में, वो अंडरस्टैंडेबली काफ़ी उत्साहित हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच मुलाकात होगी, बायलैटरल एंगेजमेंट होगी, उस पर काफ़ी आशा लगा रहे हैं कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो सके। मेरे साथ इंडियन डायस्पोरा के एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं हरीश कौंसल, सीईओ हैं ऑग्रो ग्रुप के। हरीश जी, ये बताइए कि कितना उम्मीद लगाई जा सकती है इस मीटिंग से? सब लोग बहुत खुशी हैं। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी इंडिया के लीडर नहीं है, सबसे दुनिया के लीडर हैं और कनाडा बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। तो अल्बर्टा आ रहे हैं, कैलगरी में आ रहे हैं, सब लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इम्प्रूव रिलेशंस होंगे। यहाँ के भारतीय समाज के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विजिट है मोदी जी की। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुशी हैं, बहुत, क्योंकि मोदी जी तो ग्रेट हैं और मोदी जी को जब से मोदी जी इंडिया में अपनी कमान संभाली है तब से हिंदुस्तान का नाम जो ऊंचा हुआ है। मैं 24 साल से हूँ यहाँ पर, लेकिन क्या पहले सिचुएशन होती थी यहाँ पर और आज क्या है, बहुत फ़र्क है मोदी जी के आने से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे लिए देखें तो इंडियन डायस्पोरा के लिए, और स्पेशली मैं गुजरात से हूँ, राइट। सो वी हैव नोन मोदी जी फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। और हमें इधर पूरी कॉमेडी, मेरे को 1000 फोन आ चुके कि कुछ कर रहे हो, कुछ इधर इकट्ठा करो, हाउडी मोदी जैसा कोई करते हैं, तो इधर की पब्लिक बहुत एक्साइटेड है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी की उस क्रूशल मीटिंग को लेकर ये भावना है कनाडा में कि ये मीटिंग्स एक मील का पत्थर साबित हो सकती है दोनों देशों के रिश्ते सुधरने में, और काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं इस मीटिंग से कि जिस तरह जस्टिन ट्रूडो के वक्त पर रिश्तों में तल्खियाँ आईं, वो अब तल्खियाँ कम होंगी और रिश्तों में नरमी आएगी। कैमरामैन एनएस शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, अल्बर्टा, कनाडा। तो कनाडा के कैनाडास्कस में चल रहे G7 सम्मेलन में सदस्य देशों ने एक साझा बयान जारी किया है। साझा बयान में कहा गया है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। साथ ही साथ सदस्य देशों ने बयान में यह भी कहा है कि ईरानी संकट के समाधान से मध्य पूर्व में शत्रुता में व्यापक कमी आएगी, जिसमें गाजा में संघर्ष विराम भी शामिल है। और कनाडा के कैनाडास्कस में G7 समिट से इतर द्विपक्षीय बैठकों का दौर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार पर चर्चा की और टैरिफ पर अलग से समीक्षा करने की बात कही। बैठक के दौरान ट्रंप और कार्नी ने अगले 30 दिनों के भीतर एक व्यापार संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमति जताई है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, बंदूक और नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध ड्रग्स और सीमा सुरक्षा संबंधी क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और ऑटो आयात शुल्क को कम करने का आग्रह किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। कनाडा में G7 बैठक से इतर स्टारमर के साथ खड़े ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन के साथ संबंध बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि उन्होंने एक दस्तावेज को लहराया और कुछ समय के लिए नीचे गिरा दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी हस्ताक्षर किए हैं। स्टारमर ने कहा कि घोषणा ऑटो टैरिफ और एरोस्पेस पर किए गए समझौतों को लागू होगी।
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच प्रवासन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मटेरियल पर चर्चा हुई। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ईरान से है। ईरान में भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ईरान में रहने वाले भारतीयों को तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। बड़ी खबर ईरान से। ईरान में भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है और ईरान में रहने वाले भारतीयों को तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। संवाददाता अखिलेश सुमन फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये एडवाइजरी जारी की गई है भारतीय दूतावास की ओर से, जिसमें ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी है कि तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। किस तरह से देखा जाए इसे? किस तरीके से ईरान में स्थितियां खराब लगातार हो रही है और इजराइल के साथ जो उनका लगातार संघर्ष चल रहा है, वैसे में भारतीय दूतावास ने पहले तो कई फोन नंबर भी जारी किए थे। उन फोन नंबर से जो भी भारतीय है वो उनको दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया था। उसके अलावा भारतीय दूतावास ने एक टेलीग्राम लिंक भी जारी किया गया था जिसमें कि सभी भारतीयों को उसमें शामिल होने के लिए कहा गया था। और तीसरी चीज यह की गई थी कि सभी भारतीय जो लोग हैं ईरान में रहने वाले, उन सारे लोगों को एक गूगल फॉर्म भरने को कहा गया था ताकि भारतीय जो दूतावास है वहां का वो सारे लोगों के संपर्क जान सके, उनका लोकेशन जान सके। अब जिस तरीके से इजराइल के साथ उनका संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और हमले भी तेहरान के अंदर बढ़ गए हैं इजराइल की तरफ से, ऐसे में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी अभी थोड़ी देर पहले जारी की है और उन्होंने कहा है कि जो भी भारतीय है वो अपने अपने रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए तेहरान से निकलने की कोशिश करें। मैं आपको ये भी बात बताऊं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया और यूएई में जो विदेश मंत्री है उनसे बात की है और उनसे भी बात करके भारतीय लोग अगर है तो उनको फैसिलिटेट करने को कहा है कि अगर उन तरफ भारतीय जाए तो उनको जाने दिया जाए। बहुत अनावश्यक कागज की जांच पड़ताल न की जाए। तो इस तरीके से कहें कि भारतीय लोग तेहरान से बाहर निकलना शुरू कर दिए हैं, ये कहा जा सकता है, और वो आर्मेनियाई बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। अखिलेश, जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह का माहौल अभी दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक चिंता की लकीर जरूर खींचता है माथे पर। लेकिन अभी G7 सम्मेलन में सदस्य देशों ने एक साझा बयान जारी किया और साझा बयान में कहा गया कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो है इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। इसे कहीं ना कहीं एक शांति की दिशा में बढ़ते हुए एक छोटे से कदम के तौर पर जरूर देखा जा रहा था, लेकिन अभी जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, कैसे इसको देखा जाए? देखिए, यहाँ तक कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अगासी, उन्होंने भी कहा है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनसे उन्होंने अपील की है कि वो एक फोन कॉल करके इजराइल को रोक सकते हैं हमले रोकने के लिए। तो निश्चित तौर पे ईरान की तरफ से भी एक कह सकते हैं कि सटल अपील की जा रही है अमेरिका को, क्योंकि संडे को उनकी बातचीत होनी थी अमेरिका से, लेकिन इजराइल के जो हमले हुए इसका बहाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अभी बातचीत नहीं हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से हमलों का दौर बढ़ रहा है और एक तरीके से कहें कि वो नुकसान भले ही इजराइल को भी हो रहा हो, लेकिन ईरान में नुकसान ज्यादा हो रहा है। ईरान में मरने वाले की संख्या 250 के करीब पहुंच गई है। इजराइल में अभी भी बहुत कम है, वो 1 दर्जन 1.5 दर्जन से ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो ईरान को ये लग रहा है लगातार कि हमारे लिए खतरा ज्यादा है। वो बोल रहे हैं कि अगाची ने भी बोला है कि यहाँ तक कि पेजेस्कियन जो वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने भी बोला है कि ईरान की कभी ये मंशा नहीं थी कि वो परमाणु हथियार बनाए। तो अपनी तरफ से वो संकेत दे रहे हैं। अब G7 से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वापस जा रहे हैं, तो अमेरिका जाकर वो क्या रुख अपनाते हैं, किस तरीके से वो ईरान को टैकल करते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे ये लड़ाई लगातार, संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। और दुनिया का ऐसे कहें, देखिए परमाणु हथियार के मामले पे दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहता है कि कोई परमाणु हथियार NPT जिसने साइन किया है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वो उसको जिसने साइन किया है वो परमाणु हथियार नहीं बनाए। तो निश्चित तौर पे इस पे दुनिया का कोई भी देश जो है वो ईरान को इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करता।
लेकिन सभी चाहते हैं कि भारत भी यही कहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस मामले का हल निकाला जाना चाहिए। ईरान और अमेरिका बात करके या यूरोपीय यूनियन के जो भी देश है वो बात करके इस मसले का हल निकाले। और भारत ने लगातार दोनों तरफ से, इजराइल और ईरान दोनों तरफ से कहा है कि भाई आप शांति स्थापित कीजिए और जो मसले हैं उनको मसलों को बातचीत करके हल कीजिए। अब चूंकि तनाव की स्थिति बनी हुई है और भारत सरकार को अपने नागरिकों का ख्याल रखना है, इसलिए भारत सरकार ने लोगों को कहा है कि वहां वो तेहरान से हटे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि तेहरान से जो भी नागरिक है वो चले जाए। तो ईरानी नागरिकों के लिए भी संदेश है उनका और जो अन्य देश के लोग हैं उनसे भी। इसीलिए भारत सरकार ने ये एडवाइजरी जारी की है कि हो सकता है स्थिति और बदतर हो जाए। जी चलिए, आप अपनी नजर बनाकर रखिए अखिलेश, आगे भी आपसे ज्यादा जानकारी जो होगी वो हासिल करेंगे। तो भारतीय दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं जो भारतीय नागरिक वहां पर मौजूद है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के एक इंजन में तकनीकी खराबी आ जाने से कोलकाता के हवाई अड्डे पर विमान के निर्धारित ठहराव के दौरान यात्रियों को उतारना पड़ा। फ्लाइट AI 180 समय पर रात के 1:45 बजे हवाई अड्डे पर पहुंची, लेकिन बाएं इंजन में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान में देरी हुई। लगभग 5:20 पर विमान से सभी यात्रियों को उतरने के लिए कहा गया। विमान के कैप्टन ने यात्रियों को बताया कि उड़ान सुरक्षा के लिहाज से ये निर्णय लिया गया। अब बात अहमदाबाद प्लेन क्रैश की। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब तक 132 DNA मैच हो गए हैं। 131 मृत लोगों के परिजनों से संपर्क किया गया है। इनमें से 97 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। गुजरात के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बाकी शव जल्दी ही सौंप दिए जाएंगे। अहमदाबाद में क्रैश हुई एयर इंडिया फ्लाइट के पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए मुंबई लाया गया। अनुभवी पायलट सभरवाल की अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल पवई के रहने वाले थे। पायलट का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए मुंबई में उनके परिवार के पास लाया गया। लोग उनके आवास पर अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार चकला शमशान घाट पर होगा। आगे बढ़ेंगे। राजा रघुवंशी मर्डर केस में जांच टीम आज मौका वारदात पर जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। मेघालय की पुलिस महानिदेशक इदाशिशा नोग्रांग ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को आज दोपहर 12 बजे के आसपास क्राइम सीन के पुनर्निर्माण के लिए सोहरा में मौका वारदात ले जाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने यह भी बताया कि राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस की जांच महज लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मामले के कई अन्य पहलुओं पर भी पुलिस गौर कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यह असामान्य है कि शादी के कुछ दिनों के भीतर ही सोनम अपने पति के प्रति इतनी दुश्मनी पाल ले। इस बीच वो हथियार मेघालय पुलिस को हाथ लग गया है जिससे सोनम ने राज और बाकी 3 के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की थी।
राजा रघुवंशी का परिवार नार्को टेस्ट कराने की मांग कर रहा है। इसके अलावा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें राजा और सोनम ट्रैकिंग करते देखे गए हैं। बात करें मौसम की तो उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून आगे बढ़ेगा। इसके साथ मौसम विभाग ने झारखंड, बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बताई हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यहां कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आज भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जाए तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर बादल गरजने और बिजली गिरने के साथ तूफानी हवा का अंदेशा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के लिए भी ऐसी ही भविष्यवाणी की है। झारखंड, बिहार में आज अलग अलग स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल, उत्तरी कर्नाटक और झारखंड, बिहार में कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। राजस्थान में आज आंधी की संभावना है। यहां पर हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, सिरमौर, सोलन और उत्तर पश्चिम के चंबा, मंडी, कांगड़ा समेत दक्षिण पूर्वी हिमाचल में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को भी मिल सकती है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, साथ ही साथ आंधी, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ आंधी, बिजली गिरने और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना जताई गई है। और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले वाराणसी के नमो घाट पर कई लोगों ने योग अभ्यास सत्र में भाग लिया। आप भी देखिए कैसे लोगों ने योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। और आज विश्व मगरमच्छ दिवस है। ये दिवस विशेष रूप से मगरमच्छों और उनके जैसे अन्य सरीसृपों जैसे घड़ियाल और एलिगेटर की संरक्षण और जागरूकता के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मगरमच्छों की घटती हुई संख्या, अवैध शिकार और उनके आवास नष्ट होने के खिलाफ वैश्विक चेतना फैलाना है। भारत में मगरमच्छों की 3 प्रजातियों अर्थात मीठे पानी के मगरमच्छ, घड़ियाल और खारे पानी के मगरमच्छ को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1975 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरू की थी। ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में इस परियोजना को शुरू किया गया था। भारत के कई राज्यों में मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। भारत का केंद्रपाड़ा ऐसा जिला है जहां इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। मगरमच्छ नदियों, झीलों और दलदली भूमि के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे छोटी मछलियों और अन्य जंतुओं की आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। बात करें खेलों की तो स्कॉटलैंड में खेली जा रही T20 त्रिकोणीय सीरीज में नेपाल और नीदरलैंड्स की क्रिकेट टीमों के बीच एक ऐतिहासिक T20 मैच देखने को मिला, जिसमें मैच का फैसला तीसरे सुपर ओवर में हुआ। पहले 2 सुपर ओवर भी टाई रहने के बाद नीदरलैंड्स ने तीसरे सुपर ओवर में जीत दर्ज की। पुरुषों के पेशेवर क्रिकेट में ये पहला मौका है जब किसी मैच का फैसला तीसरे सुपर ओवर में हुआ है। मैच में नीदरलैंड्स ने 7 विकेट पर 152 रन बनाए थे। जवाब में नेपाल ने भी 20 ओवर में 152 रन ही बनाए। इसके बाद मैच सुपर ओवर में गया, जहां फिर से दोनों टीमों ने 19 रन बनाए। इसके बाद दूसरे सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 17 रन बनाए। आखिरकार तीसरे सुपर ओवर में नीदरलैंड्स ने बिना कोई रन दिए नेपाल के 2 विकेट चटका दिए और फिर छक्का लगाकर
जीत दर्ज की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखेंगे न्यूज़ पंच सहयोगी कृतिका के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।